मैं डॉक्टर रोशन उत्कर्ष क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान के इतिहास के उन मोतियों की बात करेंगे जिनके बारे में इतिहास के पन्ने स्वर्ण अक्षरों में चिन्हित हैं। मित्रों, आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व हैं, राजस्थान के प्रमुख पर्सनालिटीज़ हैं। वैसे तो सुना है कि हमारी जो धरती है ये रत्न गर्भा धरती है। इस रत्न गर्भा धरती से बहुत सारे रत्न इसके गर्भ से निकले हैं। उन रत्नों में प्राचीन काल से आज तक देखें तो एक लंबी श्रृंखला है। पर आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो राजस्थान के संदर्भ में हम बात करेंगे और उन राजस्थान के उन हीरोज़ की हम बात करने वाले हैं जो हमारे वास्तव में हीरो थे। फिल्म एक्टर्स हमारे हीरो नहीं हैं। वो हीरो हैं केवल एक्टिंग के क्षेत्र में, परंतु धरातल पर कदम रख करके जनसामान्य के लिए जो लोग अपना जीवन आहूत कर देते हैं मित्रों, वो हमारे सच में हीरो हैं। और आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो उन्हीं हीरोज़ की बात करते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जिनकी बात करें तो वो टॉपिक हमारा है वो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, इस टॉपिक में हम देखते हैं कि अगर हम इस टॉपिक को ठीक से हम पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो यूँ देखिए कि इसमें हम डिस्ट्रिक्ट वाइज की हम बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज यानी जिलाशय हम इन व्यक्तित्वों की बात करने वाले हैं। तो चलिए आप भी ध्यान करिए, साथ साथ आपको ध्यान कितना आता है कितना नहीं आता। वैसे तो एक एक ज़िले के अंदर बहुत सारे हैं, परंतु फिर भी हम हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से कुछ सेलेक्टिव जो पर्सनालिटीज़ हैं, व्यक्तित्व है, वो हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं शेखावाटी क्षेत्र से शुरू करता हूँ क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि ये वीरों की धरती है, मानी सर्वाधिक सैनिक देने वाली धरती है वो शेखावाटी की धरा है। और उसमें भी सबसे पहले झुंझुनू, ये ऐसी धरा है जिसमें सर्वाधिक सैनिक गए हैं, शहीद हुए हैं। हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखें तो भारत की आज़ादी के बाद की हम बात करें तो, परंतु हम तो बात करने वाले हैं मध्यकाल से लेकर के आधुनिक तक की। तो चलिए यहाँ से शुरू कर देता हूँ मित्रों में। जयपुर से हम शुरू करेंगे। जय लिख दो, समझ जाएगा, है ना, जयपुर। और फिर हम बात करेंगे सीकर की। उसके बाद हम बात करने वाले हैं झुंझुनू के बाद यहाँ चूरू की धरती की हम बात करेंगे, चूरू। और उसके बाद हम गंगानगर की बात करेंगे, गंगानगर और चूरू के बीच में ये हनुमानगढ़ जिला पड़ता है। पर यहाँ पर्सनालिटीज़ में हम गंगानगर की बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे मित्रों बीकानेर की। बीकानेर वो इलाका जिसे प्राचीन काल में, महाभारत काल में विशेष रूप से इसके लिए जो शब्द काम में लिया गया था वो है जांगाल प्रदेश। तो बीकानेर। और उसके बाद जोधपुर। फिर हम जैसलमेर की बात करेंगे। सागरमल गोपा से मिलवाएंगे आपको, दामोदर दास राठी से मिलवाएंगे जैसलमेर। और हम सिरोही की बात करेंगे। गौरीशंकर हीराचंद ओझा से आपकी बातचीत करवाएंगे, उनके व्यक्तित्व से पूरी भेंट करेंगे। गौरीशंकर हीराचंद ओझा। हम बात करेंगे गोकुल भाई भट्ट की, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है, तो सिरोही से। फिर हम उदयपुर के कुछ पर्सनलिटीज़ की बात करेंगे। यूँ करते करते हम राजस्थान के बाकी बूंदी भी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इधर शाहपुरा, यहाँ शाहपुरा आप सब जानते हैं केसरी सिंह बारठ, उनके पुत्र प्रताप सिंह बारठ है। केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई जोरावर सिंह बारठ, ये सब शाहपुरा मूलतः है, देवगढ़ शाहपुरा के पास रहने वाले थे। ऐसे ही डूंगरपुर, ऐसे ही बांसवाड़ा। डूंगरपुर के भोगीलाल पांड्या, बांसवाड़ा के भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, डूंगरपुर के नाना भाई खाट से भी हम परिचित
परिचय करेंगे कि कैसे लक्ष्मण सिंह के समय उनके ऊपर अत्याचार हुए, विद्यालय को बंद करवाने को लेकर के। यहीं कालीबाई है, कालीबाई ने शहादत दी थी। हम अजमेर, राजस्थान का जो हृदय है अजमेर है, हम अजमेर की भी बात करेंगे। अजमेर, ठाकुर गोपाल सिंह खरवा, खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह। और अजमेर में हम चौहान वंश के काल के देखें तो एक बहुत शानदार जो राइटर है वो हुआ है चंद्र बरदाई। तो अजमेर में ही पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी साहित्यकार था। तो अजमेर में ही ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के हम बात करने वाले हैं। तो इस प्रकार आप देखिए कि यह है बूंदी। तो बूंदी में हम बात करेंगे मित्रों, ऋषिदत्त मेहता की बात करेंगे बूंदी के अंदर। पंडित नैनूराम शर्मा की बूंदी की बात करेंगे, पंडित नैनूराम शर्मा। ऐसे ही नानक भील की हम बात करने वाले हैं बूंदी के अंदर। तो बहुत सारी पर्सनैलिटीज से आपका मैं परिचय करवाने वाला हूं। पर ध्यान रखिए साहब, एक एक व्यक्तित्व से जब हम मिल रहे होते हैं तब आप बहुत धैर्य से आप उस बात को सुनिएगा, क्योंकि अगर हम अध्ययन में धैर्य नहीं रखेंगे तो फिर कोई काम का नहीं है, ताकि एग्ज़ाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनसे आप लाभान्वित हों। और हमारे ही पूर्वजों से हम परिचय कर रहे होते हैं तो गंभीरता की आवश्यकता है भी। हमारे धरती के लिए काम किया, हमारे लोगों के लिए काम किया। तो आप देखिए कि इधर भरतपुर की हम बात करें तो आप देखिए भरतपुर के अंदर गोकुल वर्मा से हम परिचय करेंगे, मास्टर आदित्येंद्र की हम बात करेंगे, गोपीलाल यादव की हम बात करेंगे, किशनलाल जोशी की हम बात करेंगे। तो ये सब भरतपुर के। ऐसे ही धौलपुर, तो धौलपुर की जब हम बात करते हैं तो धौलपुर में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने बहुत काम किया धौलपुर रियासत के अंदर। और धौलपुर प्रजामंडल का संस्थापक ही ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु को माना जाता है। ऐसे ही अलवर की जब हम बात करते हैं दोस्तों, अलवर की जब हम बात करते हैं तो पंडित हरिनारायण शर्मा की बात करते हैं। अलवर क्षेत्र में काम करने वालों में अग्रणी व्यक्तित्व है। बल्कि यूँ कहें कि अलवर में जनजागृति का श्रेय ही अगर किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो पंडित हरिनारायण शर्मा को दिया जाता है। उनके साथ जो प्रमुख काम करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था कुंज बिहारी मोदी। इस प्रकार संपूर्ण राजस्थान में जिन जिन लोगों ने काम किया उन सब की हम बात करने वाले हैं। आप देखिए कि जो राजसमंद जिला है, राजसमंद जिला है दोस्तों, तो राजसमंद जिले से आप देखिए कि राजसमंद में कोठारिया नाम का स्थान है, कोठारिया। और कोठारिया के रावत जोध सिंह हुआ करते थे, रावत जोध सिंह 1857 की क्रांति के समय इन्होंने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। न केवल आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को उन्होंने सहायता की शरण दी, अपितु तात्या टोपे की भी सहायता की थी। इस प्रकार जो रावत जोध सिंह है, जोध सिंह ने भी इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करवाया है। ऐसे ही राजसमंद जिले के ही नाथद्वारा के मोहनलाल सुखाड़िया की तो क्या बात करें। मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक समय तक 17 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद संभाला और राष्ट्रीय आंदोलन में शुरू से ही सक्रिय रहे थे। तो हम यहाँ मोहनलाल सुखाड़िया की भी बात करेंगे। ऐसे ही आप देखिए भीलवाड़ा जो जिला है, ये भीलवाड़ा ये शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर ही है। तो भीलवाड़ा के जो बिजोलिया नाम का स्थान है दोस्तों, जो बिजोलिया नाम का स्थान है, बिजोलिया, इस बिजोलिया की जब हम बात करते हैं तो ये भीलवाड़ा ज़िले में ही एक और पर्सनैलिटीज़ अपने को ध्यान में आती है और वो है माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा मूलतः बिजोलिया के ही तो रहने वाले थे, बाद में उदयपुर चले गए थे। तो इस प्रकार आप देखिए कि डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या, बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, बिजोलिया के जो निवासी थे उनका नाम माणिक्यलाल वर्मा। और यही बिजोलिया किसान आंदोलन के एक और व्यक्ति थे जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू किया था। तो जब हम व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं तो उनको भी हम छोड़ नहीं सकते, साधु सीताराम दास। राजस्थान में जो राजस्थान के नहीं थे उसके बाद भी राजस्थान में योगदान दिया, ऐसे व्यक्तित्वों की भी संख्या कम नहीं है। तो उसमें एक कर्नल जेम्सटोड जिनको फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री कहा जाता है, राजस्थान के आधुनिक इतिहास का पितामह भी हम कर्नल जेम्सटोड, जिसे हम घोड़े वाले बाबा, दाढ़ी वाले बाबा भी कहते हैं। तो कर्नल जेम्सटोड जो राजस्थान के तो नहीं थे, अंग्रेज अधिकारी थे,
और यहाँ पॉलिटिकल एजेंट बनकर के आए थे, उनकी हम बात करें आगे, तो उन्होंने भी राजस्थान के बारे में जो लिखा है, जो योगदान दिया इतिहास में, हम उनका उल्लेख करेंगे। ऐसे ही इटली के उदेने गांव के रहने वाले टेसीटोरी की हम बात करेंगे। टेसीटोरी जिनका मूलतः राजस्थान में देखें तो कार्यक्षेत्र बीकानेर क्षेत्र रहा टेसीटोरी का, और टेसीटोरी ने भी राजस्थान में पुरातात्विक स्थलों के बारे में न केवल जानकारी दी, अपितु राजस्थान के इतिहास के बारे में भी टेसीटोरी ने काफ़ी शोध किया और लिखा। दोस्तों, इन सब स्थानों पर जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उन पर्सनैलिटीज़ को मैं लिखना शुरू करूं, उससे पहले आपको एक बात थोड़ी सी मैं बता देना चाहता हूं। चूँकि मेरे अध्ययन और अध्यापन का जो तरीका है, मेरे विशेष रूप से अध्यापन का जो तरीका है, वो व्याख्यान शैली का है, और व्याख्यान शैली में आप सुनेंगे कुछ ज़्यादा। यद्यपि मैं साथ साथ महत्वपूर्ण बिंदु सब लिखता चला जाऊंगा, परंतु मेरी बातचीत में किसी रोचकता या उतार चढ़ाव या कोई हास्य हंसी मजाक, उसका साधारणतः अभाव रहता है। इसलिए आप से ये मुझे कहना है कि आप मेरे जो कंटेंट हैं, जो बातचीत है, और मेरा जो व्याख्यान शैली का तरीका है, आप उसे सहज तरीके से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हम किसी पर्सनालिटी से सीधे सीधे मिल रहे हैं। किसी हास्य की अपेक्षा मुझसे न करें, क्योंकि मुझसे सेंस ऑफ ह्यूमर मेरा थोड़ा कमज़ोर है, माने हास्य विषय में से निकालना मुझे कम आता है। और चलिए शुरू करते हैं। आइए, तो राजधानी जयपुर से शुरू कर देते हैं, यानी वर्तमान राजधानी राजस्थान की जयपुर, यहाँ से शुरू कर देते हैं। और हमारी यात्रा का क्रम क्या रहेगा? क्रम रहेगा जयपुर, उसके बाद सीकर चलेंगे, उसके बाद झुंझुनू, आपको हवलदार मेजर पीरू सिंह से मुखातिब करवाएंगे, जो भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता रहे 1948 में। घनश्याम दास बिड़ला से आपको मिलवाएंगे, जिसे राजस्थान की जो उद्योग है उसका जनक कहा जाता है, घनश्याम दास बिड़ला। ऐसे ही बहुत सारे, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता से हम बात करेंगे। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को तो चिड़ावा का गांधी, इसके ऊपर आरपीएससी में प्रश्न भी आ चुका है। तो झुंझुनू से फिर हम चलेंगे चूरू, और चूरू में हम चलते चलेंगे, आप देखिए कि चूरू जो इलाका, आपको बता दूं, दो साहित्यकारों और इतिहासकारों की कर्मस्थली रहा है। एक तो रहा है डॉक्टर दशरथ शर्मा, और दूसरे हैं कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया तो चूरू जिले के सुजानगढ़ के रहने वाले थे, हम बात करेंगे आगे। एक लोगों को एकजुट करके, सेवा का उदाहरण प्रस्तुत करके जन जागृति लाने वाले स्वामी गोपाल दास की स्थली भी चूरू रहा है। तो हम विशेष रूप से इन तीन व्यक्तियों की बात तो जरूर करेंगे चूरू में। उसके बाद हम गंगानगर चलेंगे, तो गंगानगर के ही आप देखें कि रायसिंह नगर में जो शहीद बीरबल थे, हम बीरबल सिंह ढालिया की बात करेंगे। और उसके बाद हम बीकानेर चलेंगे, तो बीकानेर में तो बहुत सारी हम बात करने वाले। बीकानेर में तो हम, आप देखिए, दयालदास ख्यात लिखने वाले दयालदास की बात करने वाले हैं, टेसीटोरी की बात करने वाले हैं, बिठू सुजा की बात करने वाले हैं, पृथ्वीराज राठौड़ की बात करने वाले हैं। तो हैं अपने लिए काफ़ी पर्सनैलिटीज़ है। फिर हम चलेंगे जोधपुर चलेंगे, उसके बाद आपको जैसलमेर की शरण करवाएंगे। जोधपुर के अंदर भी अमूमन हम कम से कम भी छाँटे तो 5 से 6 पर्सनैलिटीज़ तो हैं, बाकी मैं आपको उससे भी ज़्यादा व्यक्तित्व करवाने वाला हूँ जोधपुर के अंदर। तो उसमें आप देखिए कि बांकीदास, करणीदान, विजयदान देथा, है ना, बहुत सारे, जगदीश सिंह गहलोत जैसे, ये सब तो साहित्यकार और इतिहासकार हो गए। हम वीरों के जो शिरोमणि हैं, ऐसा मान लीजिए राठौड़ों में दुर्गादास राठौड़, उनसे भी हम बात करने वाले हैं, तो पर्याप्त बातचीत हमारी होगी। ऐसे ही जैसलमेर से फिर हम सिरोही चलने वाले हैं, तो सिरोही में हम गोकुल भाई भट्ट, जैसलमेर में हम सागर मलगोपा, गोकुल, ये सब मैं आगे बात आपको कर चुका हूँ। तो ये श्रृंखला अपनी रहेगी, ताकि इस इलाके, ये जब अपना ये भाग हो जाएगा, तब अपन उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, शाहपुरा, बिजोलिया, अजमेर, बूंदी होते हुए फिर धौलपुर, भरतपुर, अलवर की तरफ, इस प्रकार अपना टॉपिक है वो अपन पूरा करने वाले हैं पर्सनैलिटीज़ का। मित्रों, आज तक आपने जब ये टॉपिक किया होगा,
तो आपने टॉपिक किया होगा इस रूप में, किया होगा कि कुल मिला के जैसे आपने देख लिए, आपने जिला शह नहीं किए होंगे, यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज आपने नहीं किए होंगे, या किए होंगे तो आपको वापस रिपीटेशन हो जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। ये तो एक सामान्य परिचय था, तो आइए हम बात करते हैं जयपुर की। तो जो जयपुर में जो पर्सनैलिटीज हैं, जयपुर जिले में, तो जयपुर जिला दोस्तों, तो जयपुर जिला में जो पर्सनैलिटीज हैं, उन पर्सनैलिटीज में जिनका नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है, उनमें सबसे पहले नाम मैं लूंगा अर्जुन लाल सेठी का। सबसे पहले नाम अर्जुन लाल सेठी का, अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी जो है, अर्जुन लाल सेठी वो अपने आप में एक बहुत ही गुड पर्सनैलिटीज है अर्जुन लाल सेठी। और देखिए सिद्धराज ढड्डा का भी नाम हम ले सकते हैं। सिद्धराज ढड्डा गजब आदमी थे, सिद्धराज ढड्डा, सिद्धराज ढड्डा। और हम मुंशी देवी प्रसाद की बात करेंगे, मुंशी देवी प्रसाद की बात करेंगे, मुंशी देवी प्रसाद। तो 3 ऐसी पर्सनैलिटीज हैं, बाकी और भी हैं, पर हमारे कंपटीशन के हिसाब से ये 3 पर्सनैलिटीज तो ऐसी हैं जिनके ऊपर प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, तो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान के दधीची अर्जुन लाल सेठी की। आइए मैं आपको अर्जुन लाल सेठी से मिला देता हूँ साहब। ये हमारे अर्जुन लाल सेठी, अर्जुन लाल सेठी आप देखिए कि कितने ओजस्वी व्यक्ति के धनी हैं, व्यक्तित्व के धनी हैं। उनके चेहरे से लगता है कि बहुत विद्वान थे, उनके चेहरे से ये भी लगता है कि विद्वता के साथ साथ ये बहुत आक्रामक भी रहे होंगे, ये समझदार रहे होंगे और निर्माण के कार्य में संलग्न रहे होंगे। शायद ये सब बातें इन्हीं के लिए बनी होंगी। तो चलिए हम कुछ बातों से इनका परिचय शुरू कर देते हैं। मित्रों, जब हम जयपुर प्रजामंडल पढ़ते हैं, जब हम जयपुर प्रजामंडल पढ़ते हैं, तब उसमें एक प्रश्न हमारे लिए ये आता है कि जयपुर रियासत में जन जागरण का श्रेय अगर किसी को दिया जाता है तो अर्जुन लाल सेठी को दिया जाता है। अर्जुन लाल सेठी जैन परिवार से संबंधित थे। ये जो अर्जुन लाल सेठी हैं दोस्तों, ये जैन परिवार से संबंधित थे, ये जैन परिवार से संबंधित थे अर्जुन लाल सेठी। और इन्हें जयपुर क्षेत्र में जन जागरण का श्रेय दिया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जयपुर क्षेत्र में जैसे आप देखिए कि मारवाड़ क्षेत्र में जन जागरण का श्रेय किसको दिया जाता है? क्या जयनारायण व्यास को? नहीं, उनसे भी पहले चांदमल सुराणा को। ऐसे ही आप देखिए हाड़ौती क्षेत्र में जन जागरण का श्रेय पंडित नैनूराम शर्मा को। अलवर क्षेत्र में जन जागरण का श्रेय हरिनारायण कुंज बिहारी मोदी और पंडित हरिनारायण, तो हरिनारायण को दिया जाता है। तो इस प्रकार जन जागरण का जो श्रेय है, ये सबसे पहले जिसने काम किया, जैसे भरतपुर क्षेत्र में गोपीलाल यादव ने बहुत काम किया, तो गोपीलाल यादव को जन जागरण का श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ पर जयपुर में जन जागरण का श्रेय है, ये किसको दिया जाता है दोस्तों? ये अर्जुन लाल सेठी को दिया जाता है। अब अर्जुन लाल सेठी कैसे विद्वान थे, मैं आपको बता दूं कि अर्जुन लाल सेठी संस्कृत भाषा के विद्वान थे। अर्जुन लाल सेठी अंग्रेजी भाषा के विद्वान थे। अर्जुन लाल सेठी फारसी भाषा के विद्वान थे। आप देखिए कि ये एकदम ऐसे भाषा है कि एक दूसरे की कोई हेल्प नहीं करते कहीं। ऐसा नहीं कि लिपि एक है, ऐसा नहीं है। तो संस्कृत को जानना, अंग्रेजी को जानना, फारसी को जानना, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी कि विद्वान थे।
जानना अलग बात होती है और विद्वता अलग बात होती है। इन भाषाओं को जानना और उनमें सिद्ध हस्त हो जाना। जैसे स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद विश्व की 22 भाषाओं के विद्वान थे। 22 लैंग्वेज को जानते थे और उसमें ऐसा ही प्रभाव उत्पन्न करते थे जैसा उन देशों के लोग बोलते हैं या उन क्षेत्रों के लोग बोलते थे। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर कोई जोधपुर का रहने वाला है और वो शेखावाटी क्षेत्र में आता है तो शेखावाटी की वो सीख लेगा, परंतु वो एक्सेंट कहाँ से लेके आएगा, यानी वो टोन कहाँ से लेके आएगा, कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे कोई अगर देखें कि अलवर क्षेत्र का कोई अलवर या मेवात क्षेत्र का अगर कोई व्यक्ति है, वो जोधपुर क्षेत्र में जाए तो वो जोधपुरी सीख तो लेगा, कई समय लगेगा, पर वो एक्सेंट लाने में, वो टोन लाने में, वो मुहावरे, कितनी सारी बातें, उसमें बहुत समय लग जाता है। तो ये बड़ी बात होती है विद्वान होना। तो आप देखिए दोस्तों कि अर्जुनलाल सेठी हमेशा से ही इनके मन में पीड़ा रही और इसी पीड़ा के कारण शायद उन्होंने जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की। जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की। जैन शिक्षा सोसाइटी 1905 में अजमेर में स्थापना की और 1907 में जयपुर में इन्होंने 1907 में जयपुर में स्थापना की। मूल स्थापना कहाँ हुई थी? मूल स्थापना ये अजमेर में हुई, अजमेर में 1905 में, और 1907 में जयपुर में जैन शिक्षा सोसाइटी है, उसका कार्यालय खोला। इसके अलावा इन्होंने क्या काम किया दोस्तों? जयपुर में ही इन्होंने वर्धमान विद्यालय खोला। वर्धमान विद्यालय जयपुर में स्थापित किया। आप देखिए कि वर्धमान विद्यालय जयपुर में जब स्थापित किया, साधारणतः विद्यालय स्थापित करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा देना। और आजकल व्यवसाय इसमें मिल गया है तो लाभ कमाना भी हो सकता है, परंतु इनका उद्देश्य क्या था? अर्जुनलाल सेठी का जो उद्देश्य था वो क्रांतिकारी तैयार करना था। क्रांतिकारी तैयार करना था। आप देखिए कि विद्यालय कोई खोले तो उसका उद्देश्य साधारणतः लोगों को शिक्षा देना, बच्चे आगे बढ़े, ऐसा रहे, पर देश को स्वतंत्र करवाने के लिए क्रांतिकारी तैयार करना आवश्यक है। वो कौन तैयार करेगा? कोई दूसरे देश से थोड़ी आएंगे। इसलिए अपने ही बच्चों को ऐसी घुट्टी पिलाई जाए, ऐसे संस्कार दिया जाए कि वो मातृभूमि के लिए वो सर्वोच्च बलिदान करने के लिए भी संकोच न करें। और ऐसा ही एक क्रांतिकारी यहाँ से तैयार होकर के गया, उसका नाम था प्रताप सिंह बारहट। प्रताप सिंह बारहट, बिल्कुल वही जिसको यातना दी जा रही थी तो जेलर ने कहा था कि प्रताप तेरी माँ रो रही है, तो प्रताप ने कहा कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं एक माँ को चुप कराने के लिए हजारों माँओं को रुलाना नहीं चाहता। ऐसे जो दृढ़ प्रतिज्ञ क्रांतिकारी हैं वो इन्हीं के विद्यालय से तैयार होकर के गए थे। विष्णु भट्ट नाम के जो शिक्षक थे, क्रांतिकारी थे, वो यहाँ पर पढ़ाया करते थे। तो इस प्रकार आप देखिए कि इनका जो विद्यालय है, विद्यालय का जो उद्देश्य है ये क्रांतिकारी तैयार करना था। क्रांतिकारी तैयार करना, ये इसका उद्देश्य था। दोस्तों याद रखिएगा, इनका उद्देश्य था क्रांतिकारी तैयार करना। अर्जुनलाल सेठी के बारे में बहुत सारी बातें हैं। माने ये विद्वान थे, इन्होंने जो इनकी जो रचनाएं हैं दोस्तों, वो आप देखिए कि शुद्र मुक्ति, पार्श्व यज्ञ, मदन पराजय आदि जो पुस्तकें हैं इनकी। शुद्र मुक्ति उस समय के समाज से छुआछूत को दूर करने के लिए किताब लिखी शुद्र मुक्ति। एक किताब लिखी पार्श्व यज्ञ, या शुद्ध उच्चारण करें तो
यज्ञ मदन पराजय, मदन पराजय। एक नाटक था महेंद्र। तो इस प्रकार आप देखिए कि इनकी बहुत शानदार रचनाएं थी। इसमें शुद्र मुक्ति, पार्श्व यज्ञ, मदन पराजय, इन 3 पुस्तकों को तो आप विशेष रूप से याद रखिएगा। तो इनकी कुछ किताबें याद रखिएगा। विद्यालय, जैन शिक्षा सोसाइटी और जयपुर में जन जागरण का श्रेय सबसे पहले किनको दिया जाता है? अर्जुन लाल सेठी को दिया जाता है। दोस्तों, एक योजना बनी थी। 21 फरवरी 1915 को पूरे देश में एक सशस्त्र क्रांति होगी। कब? 21 फरवरी 1915 को पूरे देश में सशस्त्र क्रांति की योजना बनी थी। सशस्त्र क्रांति की योजना बनी। इसमें सेठी जी का योगदान रहा। यानी इसमें बहुत सारे लोग थे। इसमें खुद विजय सिंह पथिक भी थे, अर्जुन लाल सेठी भी थे, ठाकुर गोपाल सिंह खरवा भी थे, इसमें रासबिहारी बोस भी थे, लाला हरदयाल भी थे, राजा महेंद्र प्रताप काबुल के वो भी थे। बहुत सारे लोग थे, पर हमारे मतलब के व्यक्ति ये कि इनका भी इसमें इस क्रांति की योजना में इनका योगदान रहा। और धन चाहिए था शस्त्रों के लिए, तो राजस्थान क्षेत्र में क्रांति के लिए धन जुटाने के लिए जिम्मेदारी किसे दी गई? अर्जुन लाल सेठी को। इसके लिए, इस क्रांति के लिए, इस संभावित क्रांति के लिए, इस संभावित क्रांति के लिए, क्रांति हेतु धन जुटाने का दायित्व इन्हीं को मिला। धन जुटाने का जो दायित्व है वो इन्हीं को मिला। ये देखो, छुपा हुआ प्रश्न है। कुछ घटनाओं के आधार पर कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कई बार कथन और कारण वाले प्रश्न ऐसे ही घटनाओं को मिलाकर के पूछे जाते हैं। इसलिए क्या होता है, किसी घटनाओं को ठीक से सुना होना तो अवश्य चाहिए। यदि कोई बात सुनी भी नहीं, हम केवल फैक्ट चुनने में लग गए, तो हम कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं। इसलिए आप देखिए कि ये संभावित क्रांति, यद्यपि एक क्रांति हो नहीं पाई थी। क्यों नहीं हो पाई? हमारे यहाँ गद्दारों की कमी थोड़ी है। किसी ने बात लीक कर दी और तुरंत अंग्रेजों ने जल्दबाजी में सबको बंदी बना लिया, क्रांति हो नहीं पाई। और इसी क्रम में विजय सिंह पथिक बंदी बना लिए गए, इसी क्रम में खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह भी बंदी बना लिए गए थे। तो सब कुछ यूं का यूं धरा रह गया और उसमें कुछ क्रांतिकारियों को तो फांसी की सजा भी हो गई थी। पर चूंकि ये क्रांति हुई नहीं थी, ये केवल योजना थी। इस योजना में ये इनकी अर्जुन लाल सेठी जी की भी भूमिका रही है। तो धन जुटाने का जो दायित्व है वो इनको मिला। अब धन जुटाने के लिए इन्होंने क्या किया? धन जुटाने के लिए क्या किया? कई बार सोचते हैं कि धन जुटाने के लिए उन्होंने जो मार्ग अपनाए होंगे वो मार्ग क्या ठीक था? इन्होंने जो निमाज नाम के स्थान है बिहार आरा जिले में, वहाँ पर एक जैन महंत जहाँ पर रहता था उस मठ को लूटा। उसमें वो जैन महंत है वो मारा गया। कुछ धन हल्का फुल्का प्राप्त हुआ, ज़्यादा धन भी नहीं मिला और उसका भंडाफोड़ भी हो गया और उसमें इनको जेल की सज़ा हुई। 7 वर्ष तक जेल की सज़ा हुई। किसे? अर्जुन लाल सेठी को। तो ये इसे कहा था निमाज हत्याकांड। निमाज हत्याकांड। तो ये निमाज है, ये
इसे मिनाज भी बोलते हैं, इसे नमाज भी कहते हैं। 20 मार्च 1913 को 20 मार्च 1913 20 मार्च 1913 को ये कहाँ है दोस्तों? बिहार के आरा ज़िले में है। बिहार के आरा ज़िले में, और मिनाज नाम के स्थान पर ये एक जैन महंत को लूटा, आक्रमण किया, धन भी नहीं मिला और एक व्यक्ति मारा भी गया। यद्यपि वो मारना नहीं चाहते थे, परंतु उस संघर्ष के अंदर और उसकी मृत्यु हो गई। और इसी केस में 7 वर्ष जेल की सज़ा हुई। इसी केस में इनको 7 वर्ष जेल की सज़ा हुई, और इनको जो जेल की सज़ा दी गई थी, वो जेल वेल्लूर जेल में रखा गया था। वेल्लूर जेल बहुत बढ़िया प्रश्न है, तमिलनाडु में है वेल्लूर जेल। तो वेल्लूर 2 शब्दों से मिलकर बनता है, वेड़ अड़, हम इसको लय भी लिख सकते हैं, वेड़ या वेल। तो अगर आपको अड़ समझ में नहीं आता है तो आपके लिए मैं ल लिख देता हूँ, वेल और उर। वेल का मतलब होता है भाला, और उर मानी है शहर, नगर। भालों का शहर कहते हैं वेल्लूर को, तमिलनाडु में है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? भालों का शहर कहते हैं, भालों का शहर। तो वेल्लूर में इनको जेल की सज़ा हुई और वहाँ पर ही ये रहे। तो देखिए आप इसमें अपने लिए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो आप देखिए कि एक तो 1915 की जो सशस्त्र क्रांति है, संभावित सशस्त्र क्रांति की योजना में कौन कौन नहीं थे, कौन कौन थे। तो उसमें आप देखिए राजस्थान से खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह और अर्जुनलाल सेठी का नाम तो अवश्य याद रखिएगा। खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह आगे आएंगे तो मैं करवा देता हूँ। ऐसे ही मिनाज हत्याकांड के साथ संबंध, इस तरह के प्रश्न पूछे गए दोस्तों। सुमेलित करने वाले प्रश्नों में भी हत्याकांड आ जाते हैं, या कोई आप देखिए कि कोई घटनाक्रम के साथ या किसी स्थान के साथ किसी व्यक्ति विशेष का सुमेलित करने का जो प्रश्न है, आजकल ऐसा ट्रेंड कुछ ज़्यादा चल पड़ा है। तो जो मिनाज हत्याकांड है वो 20 मार्च 1913 को हुआ और इसमें ये जेल की सज़ा हुई। फिर आप देखिए कि 1914 में इनको जेल की सज़ा हो गई थी। 1913 में इन्होंने कांड किया, 14 में इनको सज़ा हो गई थी। अब देखो कि एक आपने नाम सुना होगा, दिल्ली में हार्डिंग बम कांड का नाम सुना होगा। हार्डिंग बम कांड, ये भी अच्छा प्रश्न है। हार्डिंग बम कांड 23 दिसंबर 1912, यानी इस घटना से पहले की बात है। 23 दिसंबर 1912। हार्डिंग कौन था? हार्डिंग गवर्नर जनरल था, तत्कालीन गवर्नर जनरल। अब थोड़ी सी इस बात को समझिएगा, ताकि अगर कोई एनालिटिकल क्वेश्चन आए, अगर कोई कथन कारण का प्रश्न आ जाए या सुमेलित करने का भी आए, या इसमें से कौन सा कथन सही है, या यूँ कहें कि 4 ऑप्शन में कौन सा गलत है, अगर ऐसा इस तरह के प्रश्न आ जाए जो कि आजकल पूछने का एक ट्रेंड चल पड़ा है, तो आपका प्रश्न गलत ना हो। तो इसमें इस घटना को आपको समझना होगा। हार्डिंग बम कांड क्या था मित्रों? मैं आपको 1911 यानी 1912 से 1 साल पहले ले चलता हूँ। 1911 में यह तय कर दिया गया था कि भारत की राजधानी, जो उस समय कलकत्ता थी, यानी आजकल का कोलकाता, ये दिल्ली कर दी जाएगी। ये घोषणा कब हो गई थी? 1911 में। परंतु 1912 में इसका फंक्शन हुआ, और फंक्शन कब हुआ? जब तत्कालीन भारत के सबसे बड़े अंग्रेज अधिकारी, जिसको गवर्नर जनरल जिस पद को कहते थे, और उस पद पर उस समय विराजमान थे,
लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली में हाथी पर बैठकर एक शाही सवारी निकाली, एक जुलूस निकाला, एक उत्सव टाइप सा मनाया। भारत के क्रांतिकारी इस उत्सव को शोक में बदल देना चाहते थे। अंग्रेजों के लिए उत्सव की बात थी, हमारे लिए नहीं थी, ताकि संदेश न केवल भारत बल्कि भारत से बाहर भी जहाँ जहाँ अंग्रेजों का राज है, क्योंकि बहुत सारे देशों को अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा था, तो उन सब देशों में ये संकेत चला जाए कि अंग्रेजों से भारतीय लोग संतुष्ट नहीं हैं और आप भी मत होइए और हम सब मिलकर के अपने अपने देशों को मुक्त करवाएंगे। इस तरह का संदेश सब जगह चला जाए। खैर, बाहर संदेश कम गया ज़्यादा गया ये अलग बात है, पर भारत के क्रांतिकारियों को तो जैसे एक ऊर्जा मिल गई इस घटना से। हुआ क्या था कि दिल्ली के चांदनी चौक से जैसे ही ये सवारी निकली, हाथी पर बैठे हुए लॉर्ड हार्डिंग हाथी पर बैठे हैं, ढोल ताशे बज रहे हैं, लोग बड़े सूट बूट में हैं, जो अंग्रेजी कारिंदे हैं वो, बाकी सब कुछ सैनिक आगे हैं, पीछे हैं, चारों ओर। जहाँ से वो गुजर रहे हैं आसपास के भवनों की छतों पर लोग खड़े हैं। लोगों को कहा गया है कि फूल आप गिरा करके, फूल उछाल करके स्वागत करिए, और इस प्रकार लोग जयकारे लगा रहे हैं। इस प्रकार का जुलूस निकाला कि अब से दिल्ली राजधानी हो गई है कलकत्ता की बजाय। इसी समय एक छत के ऊपर रासबिहारी बोस थे। आप देखिए कि प्रताप सिंह बारठ, अर्जुनलाल सेठी इसमें योजना में थे। इस पूरी योजना में कि कब बम फेंकना है, कौन फेंकेगा, इस पूरी योजना को बनाने में भी अर्जुनलाल सेठी का हाथ था। तो अर्जुनलाल सेठी विद्वान भी थे परंतु क्रांतिकारी भी थे। विद्वान कितने कि इन्होंने शानदार ग्रंथों की रचना की, पार्श्व यज्ञ, शुद्र मुक्ति, मदन पराजय, महेंद्र जैसी रचनाओं की, कई कई भाषाओं की ज्ञाता। परंतु उनको पता था कि सशस्त्र क्रांति के बिना भारत की आज़ादी संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने काम किया। और कहते हैं कि बम फेंका गया। उस बम में हार्डिंग तो बच गए, वो तो नहीं मारे गए, पर उनका महावत मारा गया। और फिर अफरा तफरी मच गई, सबको पकड़ने के लिए मुहिम चलाई गई। उसमें रासबिहारी बोस तो जापान चले गए थे, वो हाथ नहीं आए, परंतु कुछ लोग हाथ में आ गए। प्रताप सिंह बारठ है, उनको पकड़ लिया गया और जेल में ही प्रताप सिंह बारठ की शहादत हो गई थी। अर्जुनलाल सेठी कभी पकड़ में नहीं आ सके थे, सेठी जी भी वेश बदल करके रहने लग गए थे। तो इस प्रकार आप देखिए हार्डिंग बम कांड जो 23 दिसंबर 1912 को हार्डिंग बम कांड हुआ। और ये कहाँ हुआ दोस्तों? चांदनी चौक दिल्ली। चांदनी चौक दिल्ली। चांदनी चौक दिल्ली। चांदनी चौक का नाम आते ही आपको बहुत सारी बातें याद आनी चाहिए। कंपटीशन विद्यार्थी के साथ ये खास बात होनी चाहिए कि कंपटीशन का विद्यार्थी किसी तिथि को आगे आते ही उससे रिलेटेड और क्या क्या घटनाएं थी, इस तिथि को घटी, इस वर्ष क्या क्या घटनाएं घटी, ये याद आ जानी चाहिए। अगर किसी का स्थान का नाम याद आता है या बोला जाता है तो स्थान से संबंधित और कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं ये भी आपको याद आनी चाहिए। तो चांदनी चौक की एक दो बातें और बताते हुए मैं वापस सेठी जी की बात करूँगा। चांदनी चौक में ही यहीं पर आप देखिए कि 24 नवंबर को, तिथि यही है 24 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर का बलिदान हो गया था। औरंगजेब ने इनका सर कलम करवा दिया था क्योंकि इन्होंने धर्म नहीं बदला था। और इसीलिए गुरु तेग बहादुर को आप देखिए कि हिंद की चादर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर वो धर्म बदल लेते तो कश्मीर के अधिकांश लोगों को अपना धर्म बदलना पड़ता, क्योंकि सब सोच रहे थे कि अगर वही बदल लेंगे तो फिर हमारी क्या बिसात है। और तेग बहादुर ने तो कहा भी था कि जाके औरंगजेब को कह दो, आपको ज़्यादा परेशान करते हैं धर्म बदलने के लिए, तो उनको कह दो कि पहले उनका बदलो, अगर वो बदल लेंगे तो हम सब बदल लेंगे। तो ऐसा कहा था, पर गुरु तेग बहादुर ने ऐसा नहीं किया। धर्म बदलने की जगह बलिदान देना उचित समझा। तो हिंद की चादर कौन? गुरु तेग बहादुर। तो जहाँ उनका कट के शीश गिरा वो चांदनी चौक ही है। और यहीं पर जो गुरुद्वारा है वो शीशगंज गुरुद्वारा है।
और जहाँ कुछ दूरी, वहीं पर कुछ दूरी पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, वहाँ रकाबगंज गुरुद्वारा है। तो शीशगंज गुरुद्वारा जहाँ उनका बलिदान हुआ, जहाँ अंतिम संस्कार हुआ, वहाँ रकाबगंज गुरुद्वारा। तो इस प्रकार दिल्ली से संबंधित बहुत सारी बातें। और आप देखिए दिल्ली के चांदनी चौक में ही मारवाड़ी धर्मशाला है, और इसी मारवाड़ी धर्मशाला में, जो मारवाड़ी धर्मशाला है, इसी मारवाड़ी धर्मशाला में जो मध्य भारत राजपूत सभा है, उस संगठन की स्थापना हुई थी। खैर, समय आने पर हम बात करेंगे। तो अभी हार्डिंग बम कांड की बात करेंगे, मिनाज हत्याकांड। ये बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न जो हैं, ये आप इसको याद करिएगा कि कब कब ये घटनाएं घटी और इसमें क्या हुआ। तो दोनों बातों की मैंने आपको ठीक से बता दिया। वेल्लूर के ऊपर मैंने आपको थोड़ा अलग से बात बताई है कि वेल्लूर दो शब्दों से मिलकर बनता है, वेल और उर, यानी भाला और शहर, यानी भालों का शहर भारत में किसको कहते हैं? वेल्लूर को, तमिलनाडु। चलिए हम थोड़ी सी और आगे बात कर लेते हैं। अर्जुनलाल सेठी को, यानी ये 12 में ये घटना घटी, उसके बाद मिनाज हत्याकांड की घटना घटी 13 में, और फिर जेल की सज़ा हुई। जब इनको जेल से मुक्त किया गया वेल्लोर से, तो आप देखिए कि भारत का जो ये इलाका है ना अपना, ये गुजरात वाला इलाका है इधर, और फिर यूँ नीचे का भारत इस प्रकार का है, ये श्रीलंका है। तो ये तमिलनाडु है। यहाँ क्या है दोस्तों? तमिलनाडु है, तमिलनाडु, तमिलनाडु है। और ये देखिए यहाँ पर राजस्थान है, ये राजस्थान है। तो तमिलनाडु में जो वेल्लूर है, वेल्लूर है, वेल्लूर, तो वेल्लूर से मुक्त होकर अगर वो राजस्थान आएंगे, तो आप पता है आपको कि कहाँ से होके आना पड़ेगा उनको? महाराष्ट्र से होने का है। तो बीच में क्या पड़ता है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से होकर के ये जब राजस्थान पहुँचे थे, यानी यहाँ पर कैद से छूट करके अर्जुनलाल सेठी महाराष्ट्र से होते हुए ये राजस्थान पहुँचे। तो जब महाराष्ट्र के अंदर वो पहुँचे, तब इनका महाराष्ट्र में स्वागत, महाराष्ट्र में तिलक ने, तिलक कौन? बाल गंगाधर तिलक, वही बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो तिलक ने सेठी जी का स्वागत किया था, सेठी जी का स्वागत किया था। क्या कहते हुए किया? आपको भी सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे राजस्थान के इस रत्न का, तिलक जैसे बड़े जो नेता हैं उस समय के, और यूँ कहें कि गर्म दल के जो नेता थे, गर्म विचारधारा के नेता थे, इन बड़े नेता ने सेठी जी का स्वागत किया। ये भी राजस्थान के लिए गौरव की बात है। और क्या कहते हुए क्या, अगर इस बात को आप सुनेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। ये कहते हुए क्या कि आज महाराष्ट्र की धरती धन्य हो गई है जो सेठी जी के कदम महाराष्ट्र की धरती पर पड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े आदमी ने सेठी जी का इन शब्दों में स्वागत किया। अर्जुनलाल सेठी वेल्लूर से पुनः राजस्थान आ गए और ये पुनः अपने उसी कार्य में फिर लग गए। यानी जो क्रांतिकारी होते हैं मित्रों, वो तो पता नहीं किस मिट्टी के बने होते हैं, और वो न तो उनको किसी प्रकार का कोई डर है और न किसी प्रकार का लोभ है, लालच है। तो ये हमेशा देश के लिए काम करते रहे। इसीलिए आज अगर कोई देश विरोधी कोई बात करता है, देश विरोधी कोई नारे लगाता है, तब लोगों को पीड़ा होती है कि कितने लोगों के बलिदान के बाद इस देश को आज़ादी मिली है, और उसके बाद पुनः इस देश के टुकड़े करने की बात लोग करते हैं, तो फिर कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आप देखिए कि सेठी जी के बारे में जो अन्य ऑब्जेक्टिव प्रश्न है हमारे लिए, वो प्रश्न क्या है? वो ये कि जो अर्जुनलाल सेठी हैं, अर्जुनलाल सेठी को राजस्थान का दधीची कहा जाता है। इनको राजस्थान का दधीची कहा जाता है। राजस्थान का दधीची किसको? अर्जुनलाल सेठी को। और जयपुर में जनजागरण का श्रेय भी किसको दिया जाता है? अर्जुनलाल सेठी को दिया जाता है। जो जैन शिक्षा केंद्र किसने खोला? अर्जुनलाल सेठी ने। वर्धमान विद्यालय किसने खोला? अर्जुनलाल सेठी ने।
तो अर्जुनलाल सेठी के विद्यालय में पढ़ करके जो क्रांति निकला उसमें मुख्य कौन? प्रताप सिंह बारठ। मिनाज हत्याकांड के साथ किसका संबंध है? अर्जुनलाल सेठी का। वेल्लूर जेल में किसको रखा गया? अर्जुनलाल सेठी को, है ना। तो इस प्रकार आप देखिए कि हार्डिंग बम कांड में योजना बनाने में भी किसका हाथ था? अर्जुनलाल सेठी का। और 1915 की संभावित सशस्त्र क्रांति जो बाद में नहीं हो पाई थी, उसकी योजना बनाने में भी किसका हाथ रहा? अर्जुनलाल सेठी का। इस प्रकार अर्जुनलाल सेठी अपने आप में एक यूँ कहें कि बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़ा त्याग किया। जैसे ऋषि दधीची ने राक्षसों के संहार के लिए देवताओं के कहने पर अपनी हड्डियां दान में दे दी, यानी खुद मृत्यु को प्राप्त हुए और उन हड्डियों से फिर उन्होंने शस्त्र बनाया। इस प्रकार यानी हड्डियां दान में दे दी, गला दी, अपनी हड्डियां दान में दे दी। इस प्रकार दधीची जैसा त्याग लेकर के वो जिए। जब पुलिस का दबाव ज़्यादा हुआ तो फिर उन्होंने अपना वेश भी बदला, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाई और अपना नाम बदल के करीम खां रखा। ऐसा नहीं कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। क्रांतिकारी हमेशा वेश बदलते रहते, नाम बदलते रहते, ताकि वो अंग्रेज़ों की या पुलिस की नज़र से बचे रहें। तो इन्होंने करीम खां के नाम से, करीम खां के नाम से, याद रखना इस नाम को, करीम खां के नाम से अजमेर में ख्वाजा की दरगाह यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा की दरगाह के पास मदरसे में बच्चों को उर्दू, फारसी, उर्दू का अध्ययन करवाया। अब चूंकि क्रांतिकारी थे तो कोई जान भी नहीं सकता था, वो बहुत गोपनीय रखते थे, किसी को पता नहीं है, खुद अर्जुनलाल सेठी ही है क्या। पर मृत्यु किसी को बता के थोड़ी आती है। एक दिन ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते उनकी मृत्यु हो गई। लोगों ने उन्हें मुसलमान समझ के दफना दिया। तो उन्हें जलाया नहीं गया, दफनाया गया, दफनाया गया था। तो मृत्यु जो है उनकी कहाँ हुई दोस्तों? अजमेर में हुई। अजमेर में उनकी मृत्यु हुई 1941 में। तो इस प्रकार 1880 से 1941 तक का उनका जीवन काल रहा और अपने जीवन काल में उन्होंने लोगों को बहुत प्रेरणा दी, जन चेतना जागृत की और राजस्थान में क्रांति का एक आधार तैयार किया। बल्कि जयपुर क्षेत्र में तो क्रांति का या यूँ कहें कि जन जागरण का जो श्रेय है वो अर्जुनलाल सेठी को ही दिया जाता है। तो करीम खां को याद रखिए, राजस्थान का दधीची, ये भी अपने लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। और उन्हें क्या किया गया? अंतिम में दफनाया गया था, मानी गाड़ा गया था, क्योंकि पता नहीं था लोगों को कि ये अर्जुनलाल सेठी है क्या। धर्म परिवर्तन नहीं किया था, केवल छुपने के लिए, यानी पहचाना न जा सके इसके लिए नाम बदल के रहे थे, नाम रखा ये। महाराष्ट्र में तिलक साहब ने इनका स्वागत किया था और जिन पंक्तियों में किया वो मैं आपको बोल के बता चुका हूँ। इनको किस जेल में रखा गया था? वेल्लूर जेल में इनको रखा गया था। इस प्रकार आप देखिए कि अर्जुनलाल सेठी के जीवन से संदर्भ में बहुत सारी बातें हमने की और बाल गंगाधर तिलक तो इनसे बड़े प्रभावित रहे। तो भारत में जो प्रमुख लोग थे, उन लोगों में से जो प्रमुख क्रांतिकारी थे, प्रमुख जन जागरण करने वाले थे, उनमें अगर नाम लिया जाए तो राजस्थान से अर्जुनलाल सेठी का नाम सबसे पहले भी लिया जा सकता है। तो एक व्यक्तित्व हमने किया है। तो आप देखिए कि हमने यहाँ तक की बातचीत कर ली है। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप याद रखिएगा, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ। ये पहले परसेंटेज में करवा रहा हूँ, इसलिए बहुत शांति से धीरे धीरे, खैर मैं चलूँगा भी धीरे धीरे, ताकि आप प्रत्येक व्यक्तित्व के बारे में जान भी सकें। ये अर्जुनलाल सेठी। तो अर्जुनलाल सेठी के बारे में हमने बातचीत कर ली है।
अब हम बात करने वाले हैं अर्जुनलाल सेठी के बाद जो दूसरे हैं वो सिद्धराज ढड्डा के बारे में। क्या गजब आदमी थे सिद्धराज ढड्डा। 1908 से 2006 तक का उनका जीवन काल। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अगली पर्सनैलिटी का, और उसका नाम है सिद्धराज ढड्डा। सिद्धराज सिद्धराज ढड्डा 1908। 70 वर्ष तक सिद्धराज ढड्डा जी का जीवन काल रहा था, और आप देखिए कि 2006 ईस्वी में उनका देहावसान हुआ। सिद्धराज जी के बारे में भी कुछ बातें जो सुनने लायक हैं और कुछ ऐसी हैं जो लिखने लायक हैं। तो मैं दोनों बातें आपको बता देता हूँ ताकि एकदम रुखापन भी नहीं रहे, कुछ व्यक्तित्व, कुछ बातें और सब बातें पता भी रहे आपको। दोस्तों, सिद्धराज ढड्डा जैसे अर्जुनलाल सेठी कोई गरीब परिवार से नहीं थे, ऐसे ही सिद्धराज ढड्डा भी जमनालाल बजाज, घनश्याम दास बिड़ला की तरह एक गरीब परिवार से नहीं थे, समृद्ध परिवार से थे। यानी जैसे घनश्याम दास बिड़ला समृद्ध परिवार से थे, जैसे जमनालाल बजाज समृद्ध परिवार से थे, जैसे रामनारायण चौधरी समृद्ध परिवार से थे, ऐसे ही सिद्धराज ढड्डा भी समृद्ध परिवार से थे। समृद्ध परिवार के लोगों के दिलों में पीड़ा जगी, ये एक अच्छी बात है। आप देखिए कि सिद्धराज ढड्डा ये जयपुर से थे, और इनका जो यूँ कहें कि प्रमुख व्यवसाय जो था, प्रमुख व्यवसाय वो हीरे जवाहरात का था। हीरे जवाहरात का जो व्यवसाय था वो इनका प्रमुख व्यवसाय था। अब देखिए आप जिनका हीरे जवाहरात का व्यवसाय हो वो तो बहुत समृद्ध होंगे, बड़ा घर होगा उनका, इनका भी था, बड़ी हवेली थी। पर इस बड़ी सी हवेली में जितने कमरे थे उन सब कमरों में अलग अलग व्यवस्थाएं थी, शानदार, चकाचौंध पूरी। पर जैसे सिद्धराज ढड्डा को तो ये सब ठीक नहीं लगता था। उनका धीरे धीरे जो मन है वो अध्यात्म की तरफ होता चला गया, और जब से गांधी जी से उनका संपर्क हुआ सिद्धराज जी ढड्डा का, तब से तो उनके मन में जैसे निवृत्ति मार्ग ज़्यादा आ गया था, लोगों के लिए काम करने की ललक है वो पैदा हो गई थी, सादगी ने प्रवेश कर लिया था। और जिसके जीवन में सादगी आ जाती है वो फिर इस चकाचौंध से, भौतिकवाद से कहीं दूर हो जाता है। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। जीके की बात तो नहीं है, पर जानने की बात ज़रूर है कि अपनी बड़ी सी हवेली के इतने सारे कमरों में से केवल एक कमरे में ही इन्होंने अपने आप को मैनेज किया। यही उनका बेडरूम था, यही उनका गेस्ट रूम था, यही उनका स्टडी रूम था, और यही उनका भोजनशाला भी थी, यानी भोजन करने का कक्ष भी था। केवल एक में, यानी न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं वो उन्होंने अपनी कर ली थी। सिद्धराज जी ढड्डा चूँकि इकोनॉमिक्स में अच्छे हाथ रखते थे अपना, इसलिए हिसाब किताब के लिए बड़ी बड़ी नौकरियां इनको मिली। एक बड़ी नौकरी की बात करूँ तो मैं जयपुर रियासत में भी ये जॉब करते थे, यानी उनका भी हिसाब किताब देख लेते थे जयपुर रियासत में। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 1941 में इनको जयपुर रियासत में 10,000 रुपये प्रति माह की नौकरी प्राप्त थी। यानी खुद तो ये इनका व्यवसाय था, पुश्तैनी व्यवसाय इनका हीरे जवाहरात का था, पर जयपुर रियासत में ये 10,000 रुपये प्रति माह की नौकरी भी करते थे। 10,000 रुपये। आज भी लोग 10,000, 8,000, 7,000 प्रति माह की नौकरी करके अपना काम चला लेते हैं। आप देखिए उस समय 1941 में 10,000 रुपये कल्पना नहीं कर सकता कोई, मानी बहुत पैसा था। परंतु क्या हुआ, इस नौकरी को इन्होंने छोड़ दिया। इस नौकरी को क्या कर दिया साहब, छोड़ दिया। जब 10,000 रुपये प्रति माह की नौकरी को इन्होंने छोड़ दिया तो लोगों ने क्या कहा होगा इन्हें, वैसा ही कहा होगा जैसे सुभाष चंद्र बोस ने
आईसीएस की एग्ज़ाम में पास होकर के, इंटरव्यू सेलेक्ट होकर के, जॉइनिंग लेटर लेकर के उसके बाद उसे डस्टबिन में डाल दिया था कि नहीं करनी मुझे नौकरी। जैसे अर्जुन लाल सेठी को जिलाधीश की नौकरी प्राप्त थी पर छोड़ दी। लोगों ने कहा, अरे अर्जुन लाल नौकरी नहीं करोगे? तो अर्जुन लाल सेठी के क्या शब्द थे, यदि अर्जुन लाल सेठी अंग्रेजों की नौकरी करेगा तो फिर अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा? ये वाक्य किसके हैं? अर्जुन लाल सेठी के। तो सेठी जी की बहुत सारी बातें हैं। तो आप देखिए कि जैसे सेठी जी ने नौकरी नहीं की, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने नौकरी छोड़ दी, जैसे पंडित नैनूराम शर्मा ने नौकरी छोड़ दी, जैसे मग्गाराम ने नौकरी छोड़ दी, जैसे साधु सीताराम दास ने पुस्तकालय अध्यक्ष की नौकरी छोड़ दी, जैसे माणिक्यलाल वर्मा ने अध्यापक की नौकरी छोड़ दी बिजोलिया में और कूद पड़े आंदोलन में। ऐसे ही लोगों के कारण इस देश में जन चेतना आई। त्याग के बिना कोई अच्छा फल नहीं मिलता है मित्रों। तो इन्होंने त्याग किया। तो आप देखिए कि प्रति माह की नौकरी छोड़ दी, कितना बड़ा लालच था। ज़्यादा अचंबा तो आपको तब होगा, और भी अचंबा तब होगा आपको, जब 1947 में जो प्रथम कैबिनेट बना, प्रथम कैबिनेट में ये मंत्री थे दोस्तों। मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया था। यानी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में जो पहली सरकार बनी और उसका जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए, उसमें ये कैबिनेट मंत्री थे सिद्धराज ढड्डा, परंतु ये पक्के सर्वोदयी नेता थे। गांधी जी से बहुत प्रभावित थे और गांधी जी से प्रभावित होकर के इन्होंने खादी वस्त्र अपना लिया था। और इनको लगा कि जब पंडित नेहरू गांधी जी के सिद्धांतों से विमुख हो रहे हैं, सरकार में आते ही, प्रधानमंत्री बनते ही अब उनका एटीट्यूड थोड़ा बदल गया है और अब वो गांधीवादी सिद्धांतों पर चलने से कहीं अपने आप को यूँ कहें कि एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, राजनीतिक उठापटक में लगे हुए हैं। तो इससे नाराज होकर के सिद्धराज ढड्डा ने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। आप देखिए कितना बड़ा पद था देश में, उससे इस्तीफा दे दिया। उस समय कितनी बड़ी नौकरी थी, वो छोड़ दी। इसका मतलब त्याग इनके अंदर कहीं बैठ गया है। देश के लिए काम करने की भावना कहीं प्रबल हो चुकी है। सेवा को इन्होंने धर्म मान लिया है और इसी का परिणाम था कि ये सच्चे सर्वोदयी नेता कहलाते हैं। सच्चे सर्वोदयी नेता, सच्चे सर्वोदयी नेता। अगर ऐसा प्रश्न आए तो पक्का टिक करेंगे आप सिद्धराज ढड्डा। एक घटना आपको बताता हूं मैं। आपने विनोबा भावे का नाम सुना होगा। विनोबा भावे, विनोबा भावे आप सब जानते हो। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है, भूदान आंदोलन। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया और भूदान आंदोलन का समर्थन किया। किसने किया? सिद्धराज ढड्डा ने। न केवल समर्थन किया अपितु इस आंदोलन के साथ लग गए। सिद्धराज जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया और इस आंदोलन के साथ लगे। पर ऐसा नहीं है कि विनोबा भावे के साथ इनकी आत्मीय संबंध बढ़ जाने के बाद हर बात का ही समर्थन करेंगे। जब 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल लगाया, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया देश के अंदर, तो आपातकाल का विरोध किया। आपातकाल का विरोध किया, जबकि विनोबा भावे ने आपातकाल का समर्थन किया। आपातकाल का समर्थन करते हुए विनोबा भावे ने इस आपातकाल को क्या कहा था? इस आपातकाल को कहा अनुशासन पर्व कहा। अनुशासन पर्व, इस आपातकाल को अनुशासन पर्व कहा।
विनोबा भावे ने आपातकाल को अनुशासन पर्व कहा, परंतु आप देखिए कि सिद्धराज ने आपातकाल का विरोध किया। सिद्धराज जी ने आपातकाल का विरोध किया। यानी ऐसा नहीं है कि विनोबा भावे की हर बात का ही समर्थन करते थे, ये जयप्रकाश नारायण के भी सहयोगी थे। सिद्धराज जी किसके? जयप्रकाश नारायण के, जयप्रकाश नारायण के सहयोगी थे। तो जयप्रकाश नारायण के सहयोगी थे, विनोबा भावे के सहयोगी थे। आपातकाल का उन्होंने जम के विरोध किया और जब जब सरकारों ने कोई जन विरोधी काम किया, सिद्धराज ढेड्डा जी ने सच्चे सर्वोदयी नेता होने के नाते सदैव। एक इनके व्यक्तित्व के साथ जुड़ी एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप देखिए कि अपने हाथ से बुनकर ही कपड़ा पहनते थे सिद्धराज जी। जब तक जान में जान थी, यानी जब तक शक्ति थी शरीर में, तब तक अपने हाथ से जो कपड़ा बुन करके उसके बाद ही वो कपड़ा पहना करते थे। मशीन के द्वारा बना हुआ कपड़ा है वो नहीं पहनते थे। तो इस प्रकार लोगों को संकेत करते थे कि भाई अपने घर में चरखा से आप सूत काटिए, कपड़ा बनाइए और अपने द्वारा बनाया गया कपड़ा पहनिए। ऐसा करेंगे तो अंग्रेज़ों का जो कपड़ा है, यूरोपियन कपड़ा जो आ रहा है, भारतीय बाज़ार को नष्ट कर रहा है, तो ये हम अंग्रेज़ों को जवाब दे पाएंगे। तो ये अपने हाथ से बना हुआ कपड़ा ही पहनते थे। सिद्धराज जी ने माणिक्यलाल वर्मा के साथ मिलकर, इन्होंने माणिक्यलाल वर्मा के साथ मिलकर दैनिक लोकवाणी पत्र का प्रकाशन किया 1936 में। किसके साथ मिलकर? जयपुर वाले हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री के साथ मिलकर दैनिक लोकवाणी पत्र का प्रकाशन किया और बाद में 1939 में ये दैनिक लोकवाणी पत्र के संपादक भी रहे। ये इसके बाद में, इसके 1939 में संपादक भी रहे। संपादकीय जो लिखते हैं, ऑडिटोरियल लिखते हैं, लेख लिखते हैं। एक संपादकीय समाचार पत्र की आत्मा होता है, संपादकीय जो लिखते हैं, ऑडिटोरियल जो पृष्ठ होता है वो। तो ये संपादकीय भी रहे। सच्चे सर्वोदयी नेता इन्होंने जो पाली जिला है, पाली जिले में इन्होंने खिमेल नाम का एक गांव है और खिमेल नाम के जो गांव में मरुधर बालिका विद्यापीठ आजकल कहलाता है, उसको पहले कहते थे बालबाड़ी शिक्षण संस्था। तो खिमेल गांव पाली में, ये पाली है। यहाँ पर क्या किया इन्होंने? दो संस्थाएं खोली, दो संस्थाएं। एक तो सर्वोदय केंद्र खोला, सर्वोदय केंद्र। एक तो सर्वोदय केंद्र खोला और जो दूसरा है वह बालबाड़ी शिक्षा केंद्र है। बालबाड़ी शिक्षा केंद्र खोला। तो इस प्रकार इन्होंने ये संस्थाएं चलाई। बाद में राजस्थान सरकार में, वृहत राजस्थान में भी मंत्री रहे। तो इस प्रकार हमने 2% की। आज इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में अगली पर्सनैलिटी की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।